नमस्कार। डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और समसामयिक मुद्दों पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। किसी भी देश की या राज्य की जो उन्नति है वो निर्भर करती है उस देश या राज्य की जो नीतियां बनती है उनके ऊपर, और उससे भी ज्यादा ये जरूरी है कि उन नई नीतियों का जो निर्माण होता है उनका बेहतरीन तरीके से क्रियान्वयन हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर राज्य पूरी कोशिश करते हैं कि उस राज्य में अच्छी से अच्छी नीतियां बनाएं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पूरे देशवासियों का सपना है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाया जाए। इसके लिए बेहद जरूरी है राज्यों का विकसित होना। इसलिए हर राज्य अपने अपने स्तर पर काफी प्रयास कर रहा है, बेहतरीन तरीके से नीतियों का निर्माण कर रहा है, उनको क्रियान्वयन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार में भी अभी हाल ही में जो कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं उसमें कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई गई हैं। उन्हीं नई नीतियों का क्या असर होगा राजस्थान में, जिन नीतियों का अनुमोदन किया गया है, इससे विकसित राजस्थान की जो परिकल्पना है, जो कल्पना है, वो कैसे साकार होगी, इसी पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। इन नई नीतियों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में जो नई नीति बनी है टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, उस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ में आज बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं जल्दी से उनका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में महेश हुरकट जी हैं, आप प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं लघु उद्योग भारती राजस्थान के। आप टेक्सटाइल उद्यमी हैं और लंबे समय से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कार्य कर रहे हैं। महेश जी, आज आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, महेश जी के बाद में रुक करेंगे हेमलता जी का। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं हेमलता चतुर्वेदी जी, और पिछले करीबन 30 सालों से आप पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और राजस्थान में जो भी उतार चढ़ाव हुए हैं, राजस्थान के विकास को, राजस्थान की उन्नति को बहुत नजदीकी से, राजस्थान के हर क्षेत्र का आप विश्लेषण कर रही हैं। हेमलता जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हेमलता जी के बाद में रुक करते हैं डॉक्टर अनुपमा सोनी जी का। आप यूथ अवार्डी हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं, आप मिसेज एशिया इंटरनेशनल रह चुकी हैं। इसके साथ ही आप रोड सेफ्टी राजस्थान की गुडविल एम्बेसडर भी रह चुकी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप लगातार कार्य कर रही हैं। अनुपमा जी, आपका भी बेहद बेहद स्वागत है। इससे पहले कि आपके साथ में चर्चा को शुरू करें, फिलहाल जो हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीक को बढ़ते हुए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है और ये वर्तमान युग में जरूरी भी है। ऐसे स्थापित होने वाले डेटा सेंटर के लिए विशेष नीति लागू किए जाने की आवश्यकता महसूस काफी समय से की जा रही थी और इसी को आज लागू किया गया है। इस नीति के तहत सेंटर की गतिविधियों की दक्षता, हमारे डेटा सेंटर से उनकी सुरक्षा, विश्वसनीयता को भी प्रभावी बनाएगी और मुख्य रूप से आगामी 5 वर्षों के लिए 300 मेगावाट तक के डेटा सेंटर हम विकसित करेंगे। साथ ही साथ राज्य में 20,000 करोड़ का निवेश भी आकर्षित करने का पूरा प्रयास होगा। इसके मुख्य जो प्रावधान है, जिनकी जानकारी आप तक पहुंचाना हम ठीक समझते हैं, उचित समझते हैं। डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए 10 वर्ष तक 10 से 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष एक एसेट क्रिएट किया जाएगी, जो इनिशिएटिव रूप में होगा। 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले प्रथम 3 डेटा सेंटर्स को एसेट क्रिएशन इनिशिएटिव का 25% अतिरिक्त सनराइज इनिशिएटिव दिया जाएगा। वस्त्र परिधान राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रोजगार के लिहाज से लघु उद्यम, तो हमारे जो सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, और इसीलिए वस्त्र और परिधान क्षेत्र में सेक्टर को सबसे महत्वपूर्ण माना गया और इसी कारण आज इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसमें शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को भी विशेष फोकस किया गया है। 10 वर्ष तक 80 करोड़ रुपए के प्रति वर्ष तक एसेट क्रिएट किए जाता, इसमें भी प्रावधान किया गया है। भूमि, भवन, क्रय या लीज, आइदर यू परचेज और आप लीज में लें तो स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में कंप्लीट एग्जम्पशन दिया गया है। बिजली उपयोग व इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% एग्जम्पशन दिया गया है।
भूमि उपयोग के रूपांतर पर 100% एग्जाम दिया, जो कन्वर्सन चार्जेज है वो नहीं लेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन इत्यादि के संबंध में भी 50% बढ़ोतरी कर गई और मेगा व अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं द्वारा स्थापित कैप्टिव अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क को भी 100% एग्जेम्पशन रहेगा। पेटेंट कॉपीराइट की लागत में 50% रहेगा और सेल दोनों में है। और राज्य में निर्यात उत्पादों को पेटेंट चार्जेस का 25% एग्जेम्पशन रहेगा, पुनर्भरण भी रहेगा। का भविष्य 28% आज राजस्थान की पॉपुलेशन में युवाओं की भागीदारी है 19 से 35 साल तक। इनका किस तरह से जो एक बेरोजगारी बहुत ज़्यादा समस्या है, समय पे उनका काउंसलिंग नहीं होने की वजह से उसको क्या करना है, किस सेक्टर में उसको जाना है, इसके लिए इस पॉलिसी के तहत आज इस मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरह से बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी युवा नीति लाने की, आज इसका ड्राफ्ट कैबिनेट में आया गया। विधानसभा में ये भी बिल पास करेंगे। जिस तरह से बच्चे के अंदर किस तरह से अच्छी एजुकेशन हो, उसका अच्छा कौशल हो, स्वास्थ्य, रोजगार, उसको क्या आइडिया है, किस तरह से आज हरित राजस्थान में किस तरह से उसकी भागीदारी नहीं, इसके लिए स्टेट से लेके जिले से लेके ब्लॉक से लेके हर पंचायत सेक्टर पे वहाँ का जो ग्राम सचिव से लेके उस किस तरह से बच्चों की काउंसलिंग हो, एक ये पॉलिसी के तहत इसमें भी हमारी सरकार काम करने जा रही है। तो आपने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी नीतियों का जो अनुमोदन किया है, उन नीतियों में क्या कुछ खास बातें हैं वो बता रहे थे। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सर, मेरा आप तीनों से सबसे पहले कॉमन प्रश्न रहेगा कि किसी भी राज्य की उन्नति के लिए या देश की उन्नति के लिए जो नीति निर्माण है वो कितना महत्वपूर्ण है? जी महेश जी। ये बिना इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कोई भी स्टेट हो चाहे राष्ट्र हो वो उन्नति नहीं कर सकता जी। एक राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो अपनी एक सीमाओं के अंदर ही कुछ सहयोग कर सकती है, पर अगर इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो समग्र राष्ट्र का विकास होता है और अर्थव्यवस्था में चार चांद लगते हैं और रोजगार के साधन पूर्ण उपलब्ध होते हैं और साथ ही साथ निर्यात भी बढ़ता है। तो इसके लिए नीति तो बहुत ज़रूरी है और इस बार इस सरकार ने जो गंभीरता दिखाई है इसका मैं बहुत लघु उद्योग भारती की तरफ से हार्दिक धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ। जी महेश जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि राज्य के चहुमुखी विकास के लिए नीति निर्माण बहुत जरूरी है। अनुपमा जी, आपको क्या लगता है नीति निर्माण कितना जरूरी है राज्य के विकास के पथ पर राज्य को आगे बढ़ने के लिए? जी देखिए, जैसे राष्ट्रीय नीति बनती है, अब वही नीति जब हम राज्य में भी लागू करते हैं तो एक तरीके से समग्र विकास की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम जैसे युवा नीति की बात करें तो युवाओं के लिए रोजगार हो गया, उद्यमिता हो गई है, उनकी शिक्षा, विकास कौशल हो गया है, स्वास्थ्य हो गया है और उनका खेल, साहित्य, इन सभी चीज़ों का जो एक समागम है जो हम एक नीति निर्धारण के थ्रू ही ये कर सकते हैं कि भाई जो हमारा युवा है वो प्रॉपर तरीके से हर चीज़ों के अंदर ट्रेनिंग लेते हुए और देश के विकास में अपना चहुमुखी योगदान दे रहा है। हम युवाओं को डायरेक्टली मुख्य धारा से जोड़ के समाज निर्माण में, देश के निर्माण में उनका योगदान ले रहे हैं और उनकी जो समस्या हैं, स्पेशली जो बेरोजगारी से रिलेटेड है, जो उद्यमिता से रिलेटेड है, वो सभी समस्याएं जो हैं हम एक प्रॉपर तरीके से नीति निर्धारण के थ्रू ही उनको सॉल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल, नीति निर्धारण के थ्रू ही उनका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। विस्तार से चर्चा करेंगे राज्य की जो युवा नीति बनी है उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले हेमलता जी, आपको क्या लगता है, 30 सालों से आप पत्रकारिता के क्षेत्र से लंबे समय से जुड़ी हुई है, नीति निर्माण होते हुए आपने कई तरीके से देखे हैं, कई तरीके के अनुभव रहे हैं, जो ये नई नीतियां जारी करी गई है वो किस तरीके से एक राज्य के निर्माण में जो उन्नति कहें या अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करने का जो हमने सपना देखा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा पाएगी? पहली बात तो राजस्थान सरकार इस बात के लिए साधुवाद की पात्र है कि उन्होंने ये नीतियां निर्माण करके सारे क्षेत्रों को टच करने की कोशिश की है, स्पेशली यूथ को, जो किसी भी राष्ट्र की उन्नति का एक तरह से बोन मैरो, मेरुदंड जिसे कहा जाता है वो है। इसके लिए युवा नीति बनाई है, डेटा सेंटर पॉलिसी एक बनाई है, टेक्सटाइल और अपैरल जो राजस्थान का बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है उसके लिए जो नीति बनाई है, तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। इससे हम लोगों को एक रोड मैप मिलेगा
और वो रोड मैप निश्चित रूप से राज्य को आर्थिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तभी डबल इंजन की जो सरकार है वो एक तरह से सार्थक कहलाएगी। जी बिल्कुल, सशक्त भारत और सशक्त राजस्थान के लिए रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है, और ये नीतियां किस तरीके से इस सशक्त राजस्थान के निर्माण में भूमिका निभा पाएगी, उसी के ऊपर चर्चा पर आते हैं। और सबसे पहले सर, जो टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 बनाई गई है, सबसे पहले ये शब्द क्या है उनको समझना चाहेंगे, और उसके बाद में पॉलिसी में क्या कुछ हो सकता है वो समझना चाहेंगे। सबसे पहले टेक्सटाइल और जो अपैरल शब्द है ये क्या है? टेक्सटाइल में आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में पाली, बालोतरा, भीलवाड़ा, किशनगढ़, जयपुर काफ़ी लंबे समय से टेक्सटाइल में काम हो रहा है, पर प्रॉपर नीति की वजह से, नीति नहीं होने की वजह से वो जितना बढ़ना चाहिए उस एवरेज में बढ़ा नहीं, और बाहर से काफ़ी कपड़ा आ रहा था। तो राज्य सरकार ने काफ़ी गंभीरता दिखाई, और लघु उद्योग भारती के निरंतर प्रयासों से हम बार बार पिछले काफ़ी वर्षों से इनपुट देते आ रहे थे कि राजस्थान में काफ़ी संभावनाएं हैं, पर इस सरकार ने जो गंभीरता दिखाई है और बारीक से बारीक चीज़ों पे जो ध्यान दिया है, तो वो टेक्सटाइल पॉलिसी के रूप में क्रियान्वयन हुआ है। टेक्सटाइल के शब्द पे अगर गौर किया जाए तो टेक्सटाइल किसको कहा जाए? क्या कपड़ा तैयार हुआ उसको कहा जाए, या रॉ मटेरियल उसको कहा जाए? टेक्सटाइल के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि फाइबर टू फैशन, जी, फाइबर के रूप में अपने कपास या रुई या पॉलिस्टर फाइबर के रूप में फाइबर होता है, उसके बाद में यान मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर यान मैन्युफैक्चरिंग इट मीन्स धागा बन गया जी, धागे के बाद में वीविंग होता है जिसको अपन बुनना बोल सकते हैं जी, बुनने के बाद में वो जाता है प्रोसेसिंग में डाइंग, प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग होती है जी। उसके बाद में वो कपड़ा एज ए स्टिचिंग के लिए तैयार हो जाता है, तो उसके बाद में गारमेंट बन के मार्केट में बिकने के लिए आता है जी। ये इसके कंप्लीट प्रोसेस है जी। उसके बाद में अपैरल जिसको गारमेंट कहा जाता है, जिसको गारमेंट कहा जाता है, परिधान, अपैरल, रेडीमेड गारमेंट जी। सब एक ही वर्ड है जी। तो अब ये जो नीति बनी है, ये नीति जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो पाएगी? क्या कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं इसमें? नीति बनने से नो डाउट टर्नओवर तो जस्ट हम उम्मीद करते हैं कि डबल हो ही जाएगा, साथ ही साथ निर्यात भी डबल हो जाएगा, और कम से कम मैं इसे मान के चलता हूं कि यह नीति आने से 50,000 से 1 लाख डायरेक्ट रोजगार मिलेंगे, और इनडायरेक्ट रोजगार सब्सिडरी काफ़ी उद्योग धंधे इसमें पनपेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत पूरे देश की और वैश्विक समस्या है, और इस नीति से कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। और भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल अनुपमा जी, राज्य युवा नीति 2025 का भी अनुमोदन किया गया है। ये नीति कितनी जरूरी है अगर राजस्थान के लिहाज से ही बात की जाए तो? देखिए, जो लास्ट नीति राजस्थान की आई थी वो 2013 में आई थी, जो युवा नीति थी, पर अब उससे अलग इस नीति में क्या होना चाहिए या क्या चीज़ें आगे होंगी, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी AI का ज़माना हो गया है, डेटा साइंस का ज़माना है, साइबर सिक्योरिटी का ज़माना है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये चीज़ें जो है हमारे करिकुलम में इंक्लूड होगी, जो रोज़गार से रिलेटेड होगा और जो उद्यमिता से रिलेटेड हो गया। अब ये एक अलग फील्ड हो गया है जहाँ पे युवाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है और यहाँ पे अपना नया आजीविका का साधन ढूंढने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है राजस्थान में अभी खेलों का विकास जो है ना, ये कोई बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट रह गया है, जो कि अगर हम पड़ोसी अपने राज्यों में देखें तो वहाँ खेलों का विकास बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गया है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर रही है अभी युवाओं को लेकर स्पेशली, और बहुत कोशिशें हैं हमारी डबल इंजन की सरकार की कि हम युवाओं को जो उनकी एनर्जी को कैसे मुख्य धारा से जोड़ें। तो मुझे लगता है कि शायद जिला स्तर पर अच्छे स्पोर्ट्स सेंटर की शुरुआत होगी या होनी चाहिए, जिससे कि जो जिला स्तर के जो भी रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो अपने स्पोर्ट्स के थ्रू, अपनी प्रतिभा के थ्रू वो एक इस खेल के अंदर भी अपना करियर बना पाएँ। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो काउंसलिंग सेंटर्स की स्थापना है, जिसके अंदर आपको करियर गाइडेंस के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मानसिक तनाव जो आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली जब वो गैजेट्स के अधीन हो जाते हैं, या अगर हम देखते हैं तो कई बार ड्रग्स वगैरह के भी उसमें युवा आ जाते हैं। तो हमको इस नीति के तहत जो युवाओं के लिए एक समग्र काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, जहां उनकी सारी समस्याओं का निदान एक वन स्टॉप सेंटर पे होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा मुझे लगता है जो युवा महोत्सव होते हैं, तो युवा महोत्सवों को जो
मतलब काफ़ी टाइम से इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं हो पा रहे, वो युवा महोत्सव को भी हमें ध्यान देकर एक एनुअल क्यूरिकुलम बनाना चाहिए, जिसमें कि युवाओं से रिलेटेड एक्टिविटी जितनी, चाहे वो कला को लेके है, साहित्य को लेके है, राजनीति को लेकर है, या उनकी कोई भी जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड आजकल एआई और इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुल है, मिलाकर युवाओं का सर्वांगीण विकास विकास हो, को, इसी को yes. मद्देनजर रखते हुए नीति हाँ. का निर्माण होना चाहिए। जी। हेमलता जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन नीतियों को लाना पड़ा? देखिए, बिना नीति के आपको एक दिशा निर्देश नहीं मिलता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़े। नीति अगर आपके सामने होती है तो जो प्रशासनिक अमला है सरकार का, उसको भी एक रोड मैप है उसके सामने कि हाँ, मुझे इस डायरेक्शन में ये काम करना है। तो एक तरह से मानिए कि आपने सब लोगों को एक लक्ष्य दे दिया है, एक टारगेट दे दिया है कि ये टारगेट आपको अचीव करना है। सो नीति बनाना बहुत जरूरी था। अब हाँ, इस नीति पर अमल करना भी उतना ही जरूरी है जितना नीति निर्माण किया गया है। तो हर क्षेत्र में, चाहे टेक्सटाइल हो, यूथ हो, या फिर हमारे ये इंडस्ट्रियल एरियाज हो, लॉजिस्टिक्स है और वीविंग है, और बहुत सारे हमारे जो राजस्थान के बहुत एक्सक्लूसिव जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा सांगानेर का बगरू प्रिंट हो गया, जिस तरह से जयपुर की रजाइयाँ हैं, भीलवाड़ा का टेक्सटाइल अपने आप में फेमस है, बाड़मेर का कपड़ा फेमस है। इन चीज़ों पर काम करने से क्या होगा, नीति तरह से अगर नीति को अपनाकर, नीति को आधार बनाकर काम किया जाएगा तो रोजगार के अवसर डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि आवश्यकता होगी काम करने के लिए, लक्ष्य पूरा करने के लिए, तो आवश्यकता होगी तो भर्ती भी की जाएगी। तो इस तरह से सब चीज़ें एक साथ जुड़ जाती है। जैसे युवाओं को अवसर मिलेगा, युवाओं के लिए नीति वहाँ यूज़ होगी कि हाँ, टेक्सटाइल में युवाओं की ज़रूरत है तो राज्य सरकार वहाँ रोजगार देगी युवाओं को। इस तरह से सब चीज़ें एक साथ जुड़ के रोजगार सृजन भी होगा, युवाओं को सही दिशा मिलेगी, आपकी आर्थिक उन्नति भी होगी। जी, मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास की एक बेहतरीन माला हम सब के समक्ष नजर आएगी। महेश जी, टेक्सटाइल की मौजूदा हालात के बारे में चर्चा की जाए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, जो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जो अभी क्या कुछ स्थिति है वो आपसे जानना चाहेंगे। मतलब नीति आने से पहले क्या स्थिति है और नीति आने के बाद क्या कुछ इसमें बदलाव आएगा? नीति आने के पहले जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्सटाइल में कुछ काफ़ी तकलीफें चल रही थी, रॉ मटेरियल की उपलब्धता को लेके, दूसरी चीज़ों को लेके। तो नीति आने के बाद में इन्होंने नीति में जो समावेश किया है जी, कैपिटल सब्सिडी का किया है, इंटरेस्ट सब्सिडी का किया है। इसके अलावा इनका विजन इस बात से झलकता है कि इन्होंने छोटी से छोटी बात सरकार ने बहुत गंभीरता से जितने भी इनपुट लघु उद्योग भारती ने दिए थे, जैसे मार्केटिंग असिस्टेंट देना है, इंटरनेशनल लेवल पे अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए अगर कोई जाता है तो उसको असिस्टेंस मिलना है। दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल के लिए जितने भी सर्टिफिकेशन होती है उस पर असिस्टेंस दे रही है। लैंड कन्वर्जन पे पूरा 100% रिम्बर्समेंट है। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो टेक्सटाइल के थ्रू होगा, उसमें भी इन्होंने काफ़ी मतलब रिम्बर्समेंट दिए हैं। तो इससे छोटी छोटी बात पे बहुत गंभीरता से सरकार ने ध्यान दिया है। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट होगा उस पर फ्रेट सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। और मॉडर्नाइजेशन, जो भी पुराने उद्योग है जो अभी तकलीफ में चल रहे हैं, उनको मॉडर्नाइजेशन पे भी इन्होंने इंसेटिव का प्रावधान किया है। तो इससे काफ़ी ऊर्जा मिलेगी और काफ़ी मात्रा में उद्योग का टर्नओवर बढ़ेगा। जैसा कि मंत्री जी का कहना था कि इस नई नीति के आने से जो टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी है, इससे करीबन 40,000 करोड़ के संभावित निवेश राजस्थान में आएंगे। 40,000 नहीं तो भी 10 से 20,000 करोड़ तो निश्चित रूप से आ ही जाएंगे। और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी 1 लाख तो डायरेक्ट, 1 लाख से अधिक तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा। बाकी इनडायरेक्ट रूप में 3 से 4 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से रोजगार भी जनरेशन होगा। जी बिल्कुल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या कुछ समस्याएं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अनुपमा जी, यूथ जो है आज का, जैसा कि सर ने भी बताया, स्किल जो है, स्किल डेवलपमेंट उनमें नहीं हो पा रहा है, स्किल की जो समस्या है उससे ज्यादा जूझ रहा है। आपको क्या लगता है कि एक युवा के सर्वांगीण विकास के लिए जो स्किल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? देखिए, हमारा ये ना परिपाटी बनी हुई है शुरू से कि आपको स्कूली शिक्षा करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, और इसी तरीके से सारे जो आज का एक ढर्रा बना हुआ था कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे रहना है, 2-2 3-3 साल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना है। तो
युवा इसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाया, ना हमने कभी इस चीज़ का प्रयास किया कि हम स्कूली विद्यालय स्तर पे ये स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ें बच्चों के अंदर डालें। जैसे कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में देखते हैं, चाइना वगैरह में, तो वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट, जैसे सपोज़ कि मोबाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं कि वो कैसे काम करता है, टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, वो शुरू से बच्चों को एक यंगर एज से इंट्रोड्यूस की जाती है, जिससे कि उनका इंटरेस्ट टेक्निकल फील्ड में है, या उनका इंटरेस्ट किसी कला के क्षेत्र में है, या उनका इंटरेस्ट किसी खेल के क्षेत्र में है। ये हमारे यहाँ पे अभी भी इस चीज़ का बड़ा अभाव है। तो हमें एक रेगुलर जो क्यूरिकुलम है उससे हट के मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में स्कूली शिक्षा के अंदर ये पाठ्यक्रम करना बहुत इंक्लूड करना, जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बहुत ज़रूरी है। मेरा ये सुझाव भी था सरकार को बीच में कि हम एक प्रतिभा खोज जो होती है उसका आयोजन नियमित रूप से स्कूली लेवल पे कराएं। तो उस प्रतिभा खोज के थ्रू आप उन बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हैं जो बच्चे डिफरेंट चीज़ों में टैलेंट रखते हैं, डिफरेंट फील्ड के अंदर वो जाकर अपना आगे नाम और देश का नाम बड़ा कर सकते हैं। तो उनको हम एक तरीके से गवर्नमेंट गोद लेके या अडॉप्ट करके उनकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग उस अर्ली स्टेज से ही कराए तो परिणाम बहुत अलग होंगे। तो स्किल डेवलपमेंट जब हम एक बहुत ही स्कूली लेवल पर डालेंगे तो बच्चा उस चीज़ को देखकर बड़ा होगा, समझ उसकी विकसित होगी, और वो बहुत जल्दी ये डिसाइड कर लेगा कि उसे अपना करियर किस डायरेक्शन में बढ़ाना है। तो ये जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है कि हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए या रोजगार के इंतजार में युवा बैठा हुआ अपना समय व्यर्थ करता है, तो युवा उद्यमशीलता की ओर अग्रसर होगा। सरकार को ऐसे प्रोत्साहन वाले जो कार्यक्रम है वो कराने की बहुत जरूरत है। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स जो होती हैं वो अगर सरकार चालू करती है इन उद्यमिता को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर, तो बहुत मतलब रोजगार, मुझे लगता है रोजगार की समस्या रहने ही नहीं वाली, क्योंकि काम की कोई कमी नहीं है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि लघु उद्योग भारती शुरू से ही इसी बारे में ही कार्य कर रही है। पूरे देश भर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहे हैं। अभी अपने जयपुर में एक बहुत बड़े स्तर का स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करी गई, जिसमें काफी विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चलाए गए हैं। ये लघु उद्योग भारती का शुरू से ही मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अगर रोजगार डेवलप होता है तो जो देश का युवा जो रोजगार मांगने के लिए घूम रहा है उसकी जगह उसको देने वाला बनाया जाए। इसके लिए सरकार की योजनाओं की कोई कमी नहीं है। मेन सरकार की योजनाओं का प्रसारण सही तरीके से होए, इसके लिए लघु उद्योग भारती सरकार की सारी योजनाओं को गाँव तक पहुँचाने का कार्य कर रही है, और साथ ही उसको स्किल डेवलपमेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइड आगे भविष्य में हमारी ये प्लानिंग है लघु उद्योग भारती के माध्यम से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना हो और देश का युवा जो रोजगार मांगने के लिए भटक रहा है वो देने जैसा बने। इस तरह की प्लानिंग लगी हुई है, और सरकार की तरफ से पीएम ये लोन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बहुत तरह की योजना, विश्वकर्मा योजना, जिसका भली भांति से प्रसार लघु उद्योग भारती गाँव तक कर रही है। जी बिल्कुल सही बताया आपने कि देश की, पूरे समग्र देश की कहें, राष्ट्र की कहें या अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहें या राज्य की समस्या कहें, स्किल डेवलपमेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। G20 सम्मेलन अभी पिछले साल ही देश में आयोजित हुआ था, तो उसमें भी गिग वर्कर्स को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर पूरे विश्व ने एक ब्रिज की स्थापना करने की ऐसी मंशा जताई थी ताकि हर देश दूसरे देश के साथ में जो स्किल है उनको सीख सके। और जैसा कि आपने बताया कि लघु उद्योग भारती जैसे और भी कई संगठन हैं, और निश्चित तौर पे लघु उद्योग भारती जैसे जो संगठन कार्य कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट का, वो वाकई में युवाओं का जो भविष्य है उसको बदलने में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और जो उद्यमी हैं उनका क्या कुछ सोचना है इन नई नीतियों के बारे में। उन उद्यमियों से डीडी न्यूज राजस्थान की टीम ने जब बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, उनको इन नीतियों से भविष्य की क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए देखते हैं। पिछले काफी समय से जब राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम शुरू हुआ तभी से लघु उद्योग भारती निरंतर प्रयास में है। गत बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योगों के लिए 9 प्रकार की जो पॉलिसियां जारी की थी, जिसके अंदर कुछ पॉलिसियों के ड्राफ्ट नोट बनकर के जारी हो गई थी, लेकिन 4 पॉलिसी बाकी रह गई थी। वो कल कैबिनेट में पास करके उसके ड्राफ्ट नोट बन गए हैं और नोटिफाइड होकर तुरंत आएगी। हमने इसमें लघु उद्योग भारती के द्वारा पूरे राजस्थान से टेक्सटाइल में आने वाली समस्याओं को और टेक्सटाइल उद्योग का विकास कैसे हो सके उसके लिए हमने काफ़ी सुझाव दिए थे। हमें आशा है कि हमारा सुझावों का समागत करते हुए
टेक्सटाइल पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन आएगा वो निश्चित रूप से राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योगों को बढ़ावा देगा और उद्योगों की समस्या मिटेगी, ऐसा मेरा मानना है। टेक्सटाइल पॉलिसी जो लाई है वो पूरे राजस्थान के सभी टेक्सटाइल वाले को सारी समस्याओं के बारे में हमने अवगत कराया है। मेरा ये मानना है कि टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 जो राज्य सरकार अभी लेकर आ रही है, इसमें बहुत सारे सकारात्मक पहलू हो सकते हैं। अभी तक राजस्थान में टेक्सटाइल में मैन्युफैक्चरिंग का काम ही ज़्यादा हो रहा है, गारमेंटिंग के स्तर पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, जिसकी अपार संभावनाएं हैं। अगर सरकार अपनी पॉलिसी में काफ़ी सारे इंसेंटिव और कुछ सकारात्मक चीज़ें इसमें ले आती है तो गारमेंटिंग के क्षेत्र में बहुत सारे काम हो सकते हैं। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि सरकार इन पहलुओं पर विशेष ध्यान देके इस को बढ़ावा देने के लिए विशेष पॉलिसी में कुछ संभावनाएं रखेगी। सरकार ने जो ये बिल लाया है टेक्सटाइल अपैरल को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए राजस्थान को, और टेक्सटाइल अपैरल में ये काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा बिजनेस है जिसमें ऑलरेडी राजस्थान में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री चल ही रही है, अपैरल का काम हो नहीं रहा था, और सरकार इसमें इतना इंटरेस्ट लेके अगर काम कर रही है तो बहुत बड़े लेवल पे इसमें काम होना है। नए नए स्किल्स भी डेवलपमेंट होंगे और बच्चों को भी नया फैशन इंडस्ट्री में काम करने को मिलेगा, और अगर अच्छा इंटरेस्ट सबने पार्टिसिपेशन अच्छा करने पर ये ग्लोबल हब भी बन सकता है और इंटरनेशनल लेवल पे राजस्थान का नाम है। राजस्थान शुरू से ही टेक्सटाइल का एक अच्छा केंद्र रहा है इंडिया लेवल पे, और एक्सपोर्ट का भी यहाँ अच्छा काम है। राजस्थान में जैसे बालोतरा गेट, बिटूजा, जसौल, पाली, सांगानेर, भीलवाड़ा सभी टेक्सटाइल के ही केंद्र है। और अगर सरकार ने इसको और ध्यान देकर और अगर टेक्सटाइल के लिए स्पेशली पॉलिसी लाई है, हमें तो बहुत उम्मीद है, हो सकता है टेक्सटाइल में राजस्थान का जो कार्य है वो और कई गुना बढ़ जाए, और एक्सपोर्ट में भी एक्सपोर्ट क्वालिटी चीज़ें भी यहाँ बन सके, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाए, तो इसको लेके हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो आपने देखा कि उद्यमियों का साफ कहना था कि लंबे समय से जिस चीज का या फिर जिस नीति का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है और उस टेक्सटाइल पॉलिसी का अनुमोदन हो चुका है। उनका उद्यमी स्वागत कर रहे हैं। महेश जी, सबसे बड़ी समस्या जो उद्यमियों ने जो बताई कि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने में किस तरीके से जो ये टेक्सटाइल नीति है वो अपनी एक प्रभावी भूमिका निभा पाएगी? मैं इस बारे में आपको जैसा कि पहले बताया टेक्सटाइल की चेन के बारे में, तो जैसे यान बन के वीविंग हुई, कपड़ा बना, कपड़ा यान जब बनता है तो फाइबर उसकी कॉस्ट अप्रोक्स जैसे 125 रुपये किलो करीब रही। यान बनने के बाद वो करीब 200 रुपये किलो में बिका। 200 रुपये किलो से जब वीविंग हो जाता है तो वो 300 रुपये किलो प्रोडक्ट की रेट हो गई जी। और आफ्टर प्रोसेसिंग जब कपड़ा बन गया तो वो 400 रुपये किलो है। पर जब वो गारमेंट में कन्वर्ट होता है, गारमेंट मतलब रेडीमेड, हाँ, जब वो गारमेंट में कन्वर्ट होता है तो वही कपड़ा जो 400 रुपये किलो का है वो 1000 रुपये किलो का हो जाता है। मतलब 600 रुपये उसकी कॉस्टिंग आ जाती है। इतना वैल्यू एडिशन हो जाता है टोटल नीचे चेन तक। तो मैं इस बारे में आपको कहना चाहूंगा कि अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खूब है, इंडस्ट्री खूब है, सरकार ने बड़ी PLI स्कीम लाई, पर वो कपड़े तक सीमित थी। अभी इस राज्य सरकार ने इस बारे में गंभीरता से विचार किया और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ऐसा होप कर सकते हैं अपन कि गारमेंट डेवलप होगा। आज अपन देखते हैं कि बांग्लादेश में अपने मुकाबले बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना ही रॉ मटेरियल जाके वो गारमेंट के रूप में जब एक्सपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड क्लास जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनका निर्यात अपने से ज्यादा है, जबकि वास्तविकता इन्वेस्टमेंट अपने से कम है। तो इस नीति के आने के बाद से माइक्रो और जो स्मॉल उद्योग है उनको गारमेंट लगाने में काफी सुविधा होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ ऐसा होप कर सकते हैं कि वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट काफी बढ़ेगा, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट से भी काफी बड़ी एक्सपोर्ट में अपने को सफलता मिलेगी। मतलब सरल शब्दों में समझा जाए तो हम मैन्युफैक्चरिंग पे तो बराबर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन गारमेंट जो हब है उसको बनाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसमें हाँ कम ध्यान दिया जा रहा है। जो राज्य सरकार ने दिया है, केंद्र सरकार का इस बारे में बड़े बड़े उद्योग तो लग गए थे, पर एक्चुअली मेरा ये मानना है कि माइक्रो और स्मॉल उद्योग सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन देते हैं और सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, जबकि बड़े उद्योग जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम देते हैं और टर्नओवर ज्यादा देते हैं। आपसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हेमलता जी, डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का भी अनुमोदन किया गया है। ये डेटा सेंटर पॉलिसी क्या है वो आपसे समझना चाहेंगे और ये किस तरीके से राज्य के विकास में अपनी एक अग्रणी भूमिका निभा सकती है?
देखिए, डिजिटल युग है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो डिजिटल युग में आपको डेटा पर ही सारा काम शुरू होता है, डेटा पर ही ख़त्म होता है। एक्चुअली ख़त्म कहीं नहीं होता है, डेटा चलता रहता है। जब डेटा चलता रहता है तो डेटा सेंटर बहुत बड़ी आवश्यकता बन जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सरकार के लिए और इंडस्ट्री के लिए। साथ में अगर जब डेटा रखना है तो उसके लिए पॉलिसी होना ज़रूरी है। पॉलिसी रहेगी तो हम उस डेटा को सुरक्षित भी रख पाएंगे, उसका पूरा एक निरंतर वो चलता रहे। राज्य सरकार का कहीं पर कहीं जो भी संप्रेषण होना है वो नीचे तक वो बिल्कुल निर्बाध रूप से पहुंचता रहे, उसके लिए डेटा सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है। डेटा सर्कुलेशन निर्बाध बना रहे, उसके लिए डेटा सेंटर, हमारे यहाँ एक भामाशाह डेटा सेंटर है पास में ही, जयपुर में है। उसको देखा था मैंने तो मुझे लगा था कि हाँ ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये एक है तो बहुत और भी होने चाहिए। तो जो पॉलिसी गवर्नमेंट की आई है वो इसी तरह की आई है कि अब प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें निवेश करने का मौका दिया जाएगा। अगर कोई प्राइवेट भी डेटा सेंटर अपना खोलना चाहता है तो इससे अपने आप ही एक सकारात्मक उन्नति का मार्ग मिलेगा कि हाँ कंपटीशन भी है, और कंपटीशन अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ होता है तो उन्नति निश्चित है। डेटा सेंटर के साथ साथ में सरकार की इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है कि जैसा आपने बताया कि निजी डेटा सेंटर तो खोलने ही है, उसके अलावा उस डेटा का संरक्षण करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको लेकर इस पॉलिसी में काफी कुछ बदलाव किए गए, काफी कुछ कहा गया है कि इसमें, जैसा कि मैं बता रहा हूं, इसमें जो सरकार ने जारी किया है कि एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर बनाना है, न सिर्फ बनाना है बल्कि डेटा सेंटर इकोसिस्टम जो है उसको विकसित करना है। एक्चुअली इकोसिस्टम इसलिए विकसित करना होगा कि एक अगर डेटा सेंटर है तो आपको बिल्कुल एक ही जगह पर फोकस करना होता है, लेकिन अगर निवेश का मौका दे रहे हैं, कल को हमारे पास 2-3 और ज़्यादा भी कुछ डेटा सेंटर्स हो सकते हैं, तो कोऑर्डिनेशन के साथ में एक विश्व स्तरीय इकोसिस्टम डेवलप हो जिससे सारा डेटा एक प्रॉपर तरीके से हमारे पास भी संरक्षित रहे और जिस तरह का उसका सदुपयोग होना चाहिए वो हो सके। तो इसलिए इकोसिस्टम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सरकार ने इस नीति से, जो डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 की हम चर्चा कर रहे हैं, इस नीति से करीबन 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आना प्रस्तावित किया है। बिल्कुल उम्मीद तो है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर का कार्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा है, तो उम्मीद है, देखते हैं आगे क्या चलता है। जी बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि जितने करोड़ का निवेश आना प्रस्तावित किया उससे ज्यादा निवेश आए। सर महेश जी, हम चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना हो, जिससे राजस्थान किसी देश तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि राजस्थान का पूरे विश्व में वैश्विक नाम हालांकि है, लेकिन और बेहतरीन तरीके से हो। इसके लिए सरकार ने क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना भी दी है, क्लस्टर डेवलपमेंट में अच्छा इनिशिएटिव भी दिया है जी। इसमें मेरा मानना है कि अपने इस पूरे वैल्यू चेन में एक जगह मिसिंग हो रही है जी। टेक्सटाइल में अपन बात करें तो जो वीविंग वाला सेक्टर है उसमें कुछ राज्य एक स्पेशल पावर टैरिफ के साथ चल रहे हैं जी। तो इसकी वजह से क्या है कि भीलवाड़ा को छोड़ के बाकी जो भी सेंटर है जी, सारा कपड़ा बाहर से आ रहा है, जो करीब पर डे 2 करोड़ मीटर करीब होता है जी। तो अगर वीविंग सेक्टर को थोड़ा सा स्पेशली फोकस किया जाए तो ये बाहर से जो कपड़ा आ रहा है उस पर लगाम लगाई जा सकती है जी। और उसका एकमात्र रीजन है पावर टैरिफ। तो पावर टैरिफ में मैं बताना चाहता हूँ कि जो दूसरे राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उस एरिया से काफ़ी गिरे, पाली, बालोतरा, किशनगढ़, अपने बालोतरा, बाड़मेर आता है जी। तो इस बारे में मेरा सरकार से हमने सबमिशन भी दिया था कि, और सरकार ने उस पर संज्ञान भी लिया था। पूर्व में इलेक्ट्रिक टैरिफ में इसमें कुछ विद्युत कर में छूट भी दी है। इसके अलावा सरकार से आग्रह है कि अगर स्पेशली टैरिफ, हमने आग्रह किया है स्पेशली टैरिफ इस पे कम करने का, वीविंग ओनली वीविंग सेक्टर पे भी कम कर देंगे तो जो टर्नओवर अभी अपन मान के चल रहे हैं डबल होगा, वो शायद 10 गुना तक भी जा सकता है और निर्यात में भी काफ़ी कुछ प्रोग्रेस रहेगी उससे जी। और इसके बारे में अगर नहीं भी हो पाता है तो पावर टैरिफ में मान लो पावर की कमी चल रही है तो दूसरा एक सरकार की तरफ से योजना आई थी जो अभी नोटिफाइड नहीं हुई है, तो वीविंग इंडस्ट्री हमारी क्या है 24 घंटे चलती है जी। तो जो सोलर की अनुमति है तो जितना कनेक्टेड लोड है उतनी अभी अनुमति है, तो उससे जो टोटल हमारा पावर कंजप्शन है उसका करीब 20% जनरेशन ही हो पाता है जी। तो अगर असीमित सोलर लगाने की भी अनुमति दे दे जी। तो जो उद्योग लगने ही नहीं है उस पावर टैरिफ की वजह से
वो टेरिफ लग सकते हैं। वो टोटल कंजप्शन जितनी अब हमारे को अगर अनुमति दे दी जाए टेक्सटाइल सेक्टर को, जो भी नई उद्योग लगते हैं, तो काफी मात्रा में वीविंग सेक्टर डेवलप हो सकता है। मतलब सोलर एनर्जी जो है उसका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन या साथ आपकी इंडस्ट्री को मिले तो और चार चांद लग सकते हैं। जितना पावर कंजप्शन होता है असीमित लगाने का अगर हमको अनुमति मिल जाती है तो काफी चार चांद लग सकते हैं। जी बिल्कुल। उसमें सरकार का कोई लागत आने वाली नहीं है, और वैसे सरकार ने इस बारे में गंभीरता से विचार भी किया था और योजना बन भी गई थी कि जितना कनेक्टेड लोड है उससे डबल का तो उन्होंने सरकार ने योजना बना दी थी, शायद नोटिफाइड होना बाकी है, तो शायद जल्दी ही हो जाएगी। जी बिल्कुल। बिजली एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और महत्वपूर्ण समस्या रहती है बिजली की कि उद्योगों में बिजली कितनी दी जाए। तो जो सोलर एनर्जी है वो वाकई में बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे हम। अनुपमा जी, देखने में आया है कि युवाओं का एक ऐसा वर्ग है जो सरकारी जो योजनाएं हैं या फिर सरकारी जो भी कुछ स्टार्टअप है उसमें बहुत कम रुचि ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ किया जाए कि युवा उन सरकारी योजनाओं से ज्यादा जुड़े, नीतियों को अच्छे से समझे? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है जानना कि हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, बहुत अच्छी योजनाएं सरकार बनाती है, लेकिन उनका प्रचार प्रसार प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता है। तो अधिकतर युवाओं को वो योजनाओं का लाभ ना तो मिल पाता है, ना उन्हें उसकी जानकारी होती है। स्पेशली मैं बात करूं तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तक तो ये योजनाएं बहुत ही कम पहुंच पाती हैं। तो दूसरा क्या है कि जो युवा खुद सक्षम है या जिनका कोई पारिवारिक बिजनेस है या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चले जाते हैं, तो जो समर्थ हैं कहने के हिसाब से, वो लोग तो शायद सरकारी योजनाओं का ना तो लाभ उठाना चाहते हैं, ना वो इस बारे में कुछ उनकी क्वेरी होती है। लेकिन इन सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से हो तो मुझे लगता है युवाओं में से ही ऐसे युवा जो कि एक बड़े किसी लेवल पे जिन्होंने अपना कई नाम स्थापित किया है, उनको इन योजनाओं का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। जब हम युवाओं को डिफरेंट क्षेत्र के युवाओं को, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो साहित्य हो, संस्कृति हो, तो हम जब ब्रांड एम्बेसडर अगर सरकार उनको नियुक्त करती है तो उन युवाओं को हम ये एक मतलब उन युवाओं के साथ को हम ये संदेश दे सकते हैं कि आप अपने साथ और युवाओं को जोड़ें, और एक उनके ऊपर जिम्मेदारी भी आएगी, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो सामाजिक तौर पे बहुत कम ही पसंद करता है लोगों से मिलना, सामाजिकता उनमें कम होती जा रही है। तो हमको उनको अपनी मुख्य धारा से, समाज से भी जोड़ना है, और उनके थ्रू ही हमें जो बाकी क्षेत्र के युवा हैं, जो वंचित युवा हैं, जो असमर्थ तरीके के जो युवा हैं, उनको भी उस मुख्य धारा से, उन योजनाओं से जोड़ना है। तो एक तो सरकार उनको ब्रांड एम्बेसडर बना सकती है, दूसरा स्कॉलरशिप्स सरकार जो है युवाओं को स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वो दे सकती है, जिससे कि जो भी युवा उन स्कॉलरशिप्स का लाभ उठाना चाहता है उसका एक तो तरीका वो बहुत सरल करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन स्कॉलरशिप्स का लाभ मिल पाए, उनको सिंगल विंडो सिस्टम हो जिससे कि वो उस योजना का लाभ ले पाएँ। तो इस तरीके से एक युवा महोत्सव का आयोजन करके, रोजगार मेले का सृजन करके, इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हम युवाओं को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको रोजगार और उद्यमिता की तरफ उनको इंक्लाइन कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं की तरफ उनको इंक्लाइन किया जा सकता है। बिल्कुल अनुपमा जी, आपने जितने भी सुझाव दिए हैं वो ही इस युवा नीति जो 2025 बनाई गई है उसमें आपके सारे सुझावों का समायोजन कह सकते हैं। एक तरीके से युवा नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि जो समाज में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जिनको कोई स्टेज नहीं मिल रहा है, उन छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाना और युवाओं का सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे उनको पूरे तरीके से विकसित करना, उनको समाज के हर क्षेत्र में पहली पंक्ति में ले जाकर उनको खड़ा करना। अब फिलहाल रुक करेंगे, हमारे साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो कुलपति हैं प्रोफेसर अल्पना कटेजा, जो बेहतरीन अर्थशास्त्री भी हैं और आप सबको पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की वो कुलपति भी हैं, उनसे जानेंगे। और उनके साथ साथ में हमारे साथ में प्रोफेसर विनीश कथुरिया जी भी होंगे, जो निदेशक हैं विकास अध्ययन संस्थान के। उनसे ये जानेंगे कि ये जो नीतियां राज्य सरकार लेकर आई है ये भविष्य में किस तरीके से बेहतर से बेहतरीन राजस्थान में अपनी मुख्य भूमिका निभा सकती है। जी, राजस्थान देश का एक बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पर युवाओं की भूमिका इस राज्य को विकसित बनाने में अहम होने वाली है।
यहाँ पर इसके जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए जो चैलेंजेस हैं उनको तो मीट आउट करना ही है, लेकिन उन्हीं के साथ में अगर यहाँ के युवाओं को, क्योंकि युवा यहाँ के पलायन कर जाते हैं और ऐसे ऐसे राज्यों में, ऐसे शहरों में जाके वे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर औद्योगिकीकरण और सेवा क्षेत्र में उनका नियोजन अगर हमें करना है तो ये युवा नीति, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और जो डेटा पॉलिसी है ये उसमें बहुत योगदान देने वाली है। हमारे यहाँ के युवा हमारे राज्य के विकास में योगदान दें, उसके लिए ये तीनों पॉलिसीज बहुत अहम रोल अदा करने वाली हैं। औद्योगिकीकरण तेजी से बढ़ेगा तो ट्रैफिक बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स की अगर नीति प्रॉपर होगी तो हमारे राज्य की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उनके हिसाब से लॉजिस्टिक्स की जो आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करके हम अभी तक जिस क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं औद्योगिकीकरण, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। सेवा क्षेत्र में स्पेशली एआई के यूज के बढ़ने के साथ में डेटा की भूमिका बढ़ती चली जा रही है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसके अंदर स्किल बिल्डिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है और विश्वविद्यालयों के अंदर एनईपी 2020 को लागू करके इंटर्नशिप्स है, एकेडेमिया और इंडस्ट्री का इंटरेक्शन है, उनके तहत कई एमओयूज किए जा रहे हैं। उन एमओयूज का फायदा हमारे जो नए युवा आ रहे हैं, क्योंकि होता यह है कि जब वे डिग्री ले जाते हैं उन्हें थियोरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन जब वे फील्ड में जाते हैं तो उन्हें कई तरीके की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो अब वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ बीच बीच में 2 महीने 3 महीने वो जब बाहर फील्ड में काम करेंगे तो वे एक बेहतर युवा के रूप में अपने आप को पाएंगे कि अब वो फील्ड में जाकर के उन चैलेंजेस का अच्छे तरीके से सामना कर सकते हैं। ये जो नई पॉलिसीज जो घोषित की गई हैं उसमें से अगर आप देखा जाए, एक तो है टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी जो बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरी जो है लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार ने घोषित करी है। कोई भी चीज़ अगर उसके लिए हब बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरी जो पॉलिसी है वो डेटा रिलेटेड पॉलिसी है, उसका भी आजकल के जो हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है उसको मुद्देनज़र रखते हुए ही ये सब पॉलिसी का अनाउंस किया गया है। तीनों पॉलिसी अगर आप देखें, और चौथी पॉलिसी जो युवा को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी जॉब के लिए है, तो चारों का बहुत महत्व है इस समय, क्योंकि आजकल जो भी मुद्दा आ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, जो हमारी यूथ है उनको आगे लेकर जाना है, तो ये चारों पॉलिसी से मुझे लगता है कि इससे आगे आने वाले समय में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगी। देखिए 2047 में अभी आज 2025 है, तो 22 साल पड़े हैं। विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसमें राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। अगर राज्य विकसित होंगे तभी हमारा देश विकसित कहलाया जाएगा। और बहुत सारी सेक्टरल जो बोलते हैं कि हर राज्य की अपनी विशेषता है, हर राज्य को अपने जो सेक्टर हैं उसको ध्यान रखना है। जापान का जो विकास हुआ है या कोरिया का जो विकास हुआ है, उन्होंने भी कुछ सेक्टर पकड़े थे जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ में उनको फ़ायदा मिला। तो हमको भी ऐसे ही कि राजस्थान के जो मुख्य सेक्टर हैं जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उन्हीं को ही फोकस रख के उसी के हिसाब से पॉलिसी बनाई है वैसे तो अभी, और उन्हीं को ही हमको कार्यान्वित करना है। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ में राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटीजा और विकास अध्ययन संस्थान के जो निदेशक हैं प्रोफेसर विनीश कथुरिया जी, वो हमसे जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे, हेमलता जी, जैसा कि उनका साफ कहना था कि जो भारत को 2047 तक विकसित बनाने का जो सपना देखा है वो बिना राज्यों के विकसित हुए संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक, जैसे राज्यों का विकास होगा तो ही राष्ट्र का विकास होगा। यहाँ कई बार ये आता है कि केंद्र में कौन सी सरकार है, राज्य में कौन सी सरकार है, इन सबसे परे हटकर हमें ये देखना चाहिए कि हर राज्य का अपना एक योगदान है और इसीलिए राज्य को अपनी नीतियाँ बनाने की समय समय पर आवश्यकता रहती है, क्योंकि नीति निर्माण होगा तो ही उसका क्रियान्वयन होगा। क्रियान्वयन उचित तरीके से हो उसमें सभी लोगों की भागीदारी जरूरी है। उसमें युवा सबसे पहले आते हैं, फिर प्रशासनिक वर्ग है, उसके बाद इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री को बिल्कुल ऐसे नहीं कि हाँ हमारा सरकार से तभी सरोकार है जब हमें उनसे कोई योजनागत लाभ लेना हो, नहीं। इंडस्ट्री को भी अपनी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये समझनी होगी कि हमारा इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान है, उसी अकॉर्डिंग उन्हें राज्य के लिए काम करें। राज्य के लिए जो काम होगा वो डेफिनेटली राष्ट्र के निर्माण में और फिर विश्व स्तर पर हमारे देश को आगे पहुंचाने में मदद करेगा और यही हमारे विकसित भारत का
सपना साकार करेगा। जी बिल्कुल, एक चीज के ऊपर और गौर करना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बोला कि कुलपति हमारे साथ में जुड़ी हुई है, तो जो कैबिनेट के फैसले हुए हैं उसमें एक दी राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 का भी अनुमोदन किया गया है, जिसकी मुख्य बात यह है कि कुलपति को अब कुलपति नहीं कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। बहुत बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, क्योंकि शब्द ब्रह्म होता है। हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, यही हमारा एक संवाद मजबूत बनाता है, कमजोर बनाता है। वैसे आप कुलपति कहिए, तो कुलपति में मैंने जो अनुभव किया है कि अभी तक ऐसा लगता है कि हाँ, कुलपति इज अ पोस्ट, एक डेजिग्नेशन है। जैसे हम कुलगुरु कहते हैं, हमारा थोड़ा सा अपने आप ही झुकाव हो जाता है कि हाँ, कुलगुरु हैं, इनके प्रति हमारा समर्पण होगा तो हम इनसे कुछ सीख पाएंगे। तो शब्द की तो ताकत है, अगर आप संबोधन को कुलगुरु कर देंगे तो डेफिनेटली एक बॉन्ड जो है वो बेटर बनेगा, बॉन्ड भी बेटर बनेगा, और हम हमारी जो सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो कुछ उपलब्धियां हमारे पास में है वो विरासत के तौर पे रहेगी, और आने वाली पीढ़ी भी उस विरासत को आगे लेकर जाएगी। बिल्कुल। महेश जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लागू होने के बाद में भविष्य के राजस्थान की चर्चा करें तो वो किस तरीके से देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्षेत्र की ही बात करी जाए तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र तक रोजगार बढ़ेगा जी, और निश्चित रूप से निर्यात में भी आशातीत वृद्धि होगी जी, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा, और विकसित भारत में राजस्थान का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्योंकि टेक्सटाइल एक छोटा शब्द नहीं है, कृषि के बाद में अगर सर्वाधिक रोजगार देता है कोई तो अपने देश में टेक्सटाइल ही देता है। औद्योगिक विकास जो है उसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है अर्थव्यवस्था की, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि औद्योगिक विकास किसी भी देश के लिए या राज्य की प्रगति के लिए कितनी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। उद्योग हित से ही राष्ट्र हित होगा जी। कोई भी सरकार पूरा सामाजिक क्षेत्र का ताना बाना नहीं बुन सकती। जब औद्योगिक विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो निश्चित रूप से समग्र विकास होगा, और राष्ट्र की टोटल टर्नओवर, टोटल जीडीपी बढ़ाने में जब उद्योग धंधे डेवलप होंगे तो जो रोजगार लेने के लिए जो युवा भटक रहे हैं वो उद्योग धंधों में ऑटोमेटिक पारंगत होंगे, और उद्योग धंधे जब डेवलप होते हैं तो केवल बड़े उद्योग के साथ साथ काफ़ी सब्सिडरी उद्योग भी डेवलप होते हैं, तो छोटे उद्योगों को परिपूरक उसके रॉ मटेरियल या उसके सपोर्टिव उद्योग भी खूब डेवलप होते हैं। तो जिस हिसाब से इस बार सरकार ने बहुत गंभीरता दिखाई है और अलग अलग सेक्टर वाइज पॉलिसी बनाई है, तो निश्चित रूप से सशक्त भारत बनाने में राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, सशक्त भारत के निर्माण में सशक्त राजस्थान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अनुपमा जी, जैसे कि औद्योगिक विकास रीढ़ की हड्डी है, तो जो युवा शक्ति है, विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, विश्व का सबसे युवा देश भारत है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर युवा है तो अपने देश भारत में, तो भारत के लिहाज से, राजस्थान के लिहाज से जो हमारे पास में ये युवा शक्ति है वो एक सशक्त देश के निर्माण में कहें या राज्य के निर्माण में किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी? जैसे कि नीति निर्धारण हुआ है और हम अभी बात ही कर रहे हैं कि औद्योगिक विकास जो है वो किसी भी राज्य की, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी, और उसी से अर्थव्यवस्था जो है हमारी डेवलप होती है। औद्योगिक विकास होगा तो उसके साथ में रोजगार सृजन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होगा। रोजगार सृजन में भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष इस तरीके के जॉब्स रहते हैं। प्रत्यक्ष जॉब्स रहते हैं कि आपने, जैसे अब हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, जब लॉजिस्टिक्स वाली नीति में अगर हम देखते हैं तो वो डेवलप होती है, तो उसके साथ में आपको डेटा साइंसेज हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब चीज़ों में रोजगार सृजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, नौकरियां निकलेंगी, लोग इन फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जैसे सर ने अभी बताया कि अप्रत्यक्ष भी होते हैं, जैसे कि लोग अपना व्यवसाय खुद उसमें चुन लेते हैं, तो जैसे डिलीवरी वाले जो व्यवसाय, जो लॉजिस्टिक का एक पार्ट ही होता है कि हमें समय पर डिलीवरी करानी है, तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में लोग अपनी अपनी एक सपोर्टिंग फील्ड भी स्थापित कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से पेड़ की तरह शाखाएं हैं, और शाखाएं विस्तृत होती जाती हैं, एक मजबूत पेड़ बनता जाता है उन शाखाओं के विस्तृत होने से। तो औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक जो है वो हमारे रोजगार का सृजन तो करती है, हमारी अर्थव्यवस्था को तो मजबूत करती है, देश को भी विश्व पटल पर एक बहुत मजबूत स्थिति प्रदान करती है। क्योंकि हम अभी देख रहे हैं पिछले 10 सालों में हमारा देश विश्व पटल पर ना सिर्फ
खेलों में, ना सिर्फ औद्योगिक, उसमें हर चीज में मजबूती से आगे आया है। और आज हमारी भारत की एक साख है, देश दुनिया के अंदर भारत ने अपनी एक साख बनाई है। वो उसका कारण है कि हम अब नीति निर्धारण के थ्रू देश का जो भविष्य है उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको इन चीज़ों से जोड़ रहे हैं। तो एक बहुत ही वेल प्लान तरीके से, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरीके से हम काम कर रहे हैं, इसीलिए आज हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बताया आपने कि अर्थव्यवस्था का जो वटवृक्ष है उसको अगर सुदृढ़ करना है तो विकास की नीतियां रूपी जो जड़ है उनको भरपूर खाद वगैरह सब कुछ मिलना चाहिए। समय समय पर उन जड़ों को पूरी तरीके से पोषण देना भी जरूरी है, जो इन नीतियों के माध्यम से मिलेगा। तभी अर्थव्यवस्था का जो वटवृक्ष है वो मजबूत होगा और विकसित होगा। हेमलता जी, एक और नीति, लॉजिस्टिक नीति की अगर बात करें तो ये लॉजिस्टिक नीति 2025 क्या है और इससे क्या कुछ दूरगामी परिणाम या भविष्य, राजस्थान के भविष्य में किस तरीके से अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका ये नीति निभा पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो लॉजिस्टिक को समझना आम जनता के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग जब बिल्कुल थॉरोली इस वर्ड को सुनते हैं, देखते हैं, तो लगता है लॉजिस्टिक क्या करता है। लॉजिस्टिक एक तरह से बेस लाइन है, आपका जो भी रोज़मर्रा का कामकाज चल रहा है उसकी, आपका इंडस्ट्री का कोई भी आपूर्ति श्रृंखला है उसके लिए लॉजिस्टिक मतलब सामान का स्टोरेज, सामान सही जगह पर पहुंचाना, टाइम पर पहुंचाना, ये सब चीज़ें आपके डिमांड और आपूर्ति दोनों को बैलेंस करती है। इसलिए लॉजिस्टिक को अब सरकार ने उद्योग का दर्जा देने की बात कही है इस नीति में। अगर ये सरकार इस लॉजिस्टिक को उद्योग का दर्जा देती है तब हमें बेटा इससे कनेक्टिविटी महसूस होगी कि हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको दुरुस्त रखना जरूरी है। ये दुरुस्त रहेगा तो ना तो उपभोक्ताओं को परेशानी होगी, ना उद्योगों को परेशानी होगी और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। इसलिए लॉजिस्टिक में निवेश की भी सरकार ने उम्मीद की है और अगर बेसलाइन मजबूत होगी तो डेफिनेटली नींव अगर मजबूत होती है तो इमारत अच्छी बनती है। जी बिल्कुल, नींव अगर मजबूत होगी तो इमारत अच्छी बनेगी। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि राजस्थान के कई क्षेत्रों में लॉजिस्टिक पार्क खोले जाएंगे, उससे क्या कुछ परिणाम निकलेगा? जी बिल्कुल, हर क्षेत्र में ज़रूरत है इस चीज़ की। जैसे आप, ये एक छोटा सा एक एग्जांपल है डे टू डे लाइफ का कि कभी टमाटर महंगे हो जाते हैं जी, कभी प्याज महंगे हो जाते हैं, वहाँ किसका रोल आता है? लॉजिस्टिक का। कितनी बार आपने समाचार पत्रों में ये देखा होगा कि किसान ने नाराज होकर अपना लहसुन सड़क पर बिखेर दिया, टमाटर छोड़ दिए, मिर्ची के ट्रक छोड़ दिए। किसान कितना आहत होता होगा कि इतनी मेहनत उसने सिंचाई में सब चीज़ों में की और एकदम से उसने उसको सड़क पर फैला दिया। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, सिर्फ समाचार पढ़कर छोड़ देने वाली बात नहीं है। इसको इसकी वास्तविकता को समझने की और इस समस्या के निदान की बहुत जरूरत है। उसमें लॉजिस्टिक्स की अहम भूमिका है। जी बिल्कुल, लॉजिस्टिक की बहुत ही अहम भूमिका है। महेश जी, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि सभी नीतियां एक दूसरे से कड़ी मिलाकर जुड़ी हुई है। लॉजिस्टिक नीति, डेटा सेंटर, युवा नीति सब कुछ लागू हो जाए और उसके बाद में टेक्सटाइल नीति भी लागू होने वाली है, सारी अनुमोदन हो चुकी है। तो इन सब का साझा प्रयास किस तरीके से देखते हैं आप? ये सबका साझा प्रयास जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं ही है। और लॉजिस्टिक नीति से निश्चित रूप से, जैसा मैडम बता रही है कि टाइमली डिलीवरी अगर होती है, और साथ ही टेक्सटाइल में तो निर्यात के क्षेत्र में इन्होंने फ्रेट का रिम्बर्समेंट का भी प्रावधान किया है जी। जब सारी नीतियां समग्र जुड़ती है, अब बात इनके एजुकेशन की आती है कि इसका एजुकेशन में कोई कमी नहीं रह जाए। सरकार ने नीतियां तो बना दी जी, इसके लिए सारे समाज को जागृत होने की जरूरत है। और लघु उद्योग भारती इस बारे में प्रयास भी कर रही है कि गांवों तक पूरी सरकार की नीतियां पहुंचे, जानकारी पहुंचे, सारी नीतियों का प्रॉपर प्रसार हो। इसके लिए एक सेमिनार है, मेले हैं, प्रदर्शनी है। ये लघु उद्योग भारती स्थानीय स्तर पे भी करती है, जिला स्तर पे भी कर रही है और राज्य स्तर पे और नेशनल स्तर पे, सभी स्तर पे कंटिन्यू लघु उद्योग भारती के माध्यम से मेले, प्रदर्शनियां, सेमिनार होते रहते हैं। और इसमें सारी सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो, चाहिए अभी 19 प्रकार की जो पॉलिसी आई है, तो सभी के बारे में जागरूकता से लघु उद्योग भारती ग्रामीण क्षेत्रों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कर रही है। साथ ही सरकार से भी विनम्र आग्रह है कि इसको सरकारी तंत्र को भी एक सिंगल विंडो को प्रभावी बनाए, ताकि जो नीतियां और जो सरकार की सोच है इसके सकारात्मक परिणाम आए। बिल्कुल, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि राजस्थान को किस तरीके से
विकसित राजस्थान में बदला जाए और जो भारत का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, तो उसमें राजस्थान भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा। और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में लगातार नई नई नीतियां बनाई जा रही है। उन नीतियों को बेहतरीन तरीके से उनका क्रियान्वयन हो, उस क्रियान्वयन के लिए भी लगातार कार्य किया जा रहा है। आज आप तीनों इस प्रोग्राम में पधारे और इतने सरलता के साथ, सहजता के साथ अपने विचार हमारे साथ में व्यक्त किए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीदों के धरातल पर संभावनाओं का जो आकाश है, उस पर राजस्थान लगातार विकास के पथ पर आगे चल रहा है। और निश्चित तौर पर इन नए नीतियों के क्रियान्वयन जब होगी तो हम बोल सकते हैं कि राजस्थान निश्चित तौर पर विकसित भारत, तो जिसको हम 2047 तक बनाने जा रहे हैं, उसमें राजस्थान अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएगा। आज के डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।